देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव के बीच में अचानक से 36,000 करोड़ का बम बीजेपी पर फूटा है। दोस्तों बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से अडानी के मामले को लेकर चौतरफा फंस गई है दोस्तों। और राहुल गांधी की ओर से आखिरकार बिहार के चुनाव को लेकर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों बताएंगे कब से उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कौन से बीजेपी के एजेंडे को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए आंकड़ों के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं। बात बताएंगे क्या है पूरा मामला। और कांग्रेस पार्टी के बिहार के एक बड़े नेता के पास कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी का फोन गया दोस्तों। इसके बाद बताएंगे कब से उनका बिहार का दौरा होने वाला है और कहां पर बीजेपी के नेता जब गांव घुसे तो लोगों ने गेट पर ही रोक लिया दोस्तों। और जोरदार तरीके से खरी खोटी सुनाई गई है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रैली को रद्द किए जाने को लेकर अब बीजेपी के नए पैतरे समझ में आने लगे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में बीजेपी प्रचार गाड़ी चलवा रही है दोस्तों, लेकिन गाड़ी के सामने खड़े होकर एक बिहार के व्यक्ति ने पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से किया है एक्सपोज। बताएंगे क्या है पूरा मामला और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे एनडीए गठबंधन के कहां पर 11 नेताओं को सस्पेंड करना पड़ा और जनता दल यूनाइटेड के अचानक से नेता सारे मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का ऑफिशियल उम्मीदवार घोषित करने को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने लगे हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिहार की चुनावी हवा परिवर्तन की ओर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें साल 2023 के पहले कुछ महीनों के अंदर ही अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ा खुलासा होता है दोस्तों। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे स्टॉक मार्केट में अनियमितता करके पैसे कमाने के आरोप लगते हैं दोस्तों। इसके बाद जब मामला अमेरिका के कोर्ट में चलने लगता है तो अडानी ग्रुप को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा विश्वास कम हो जाता है दोस्तों। अचानक से अडानी ग्रुप में अलग अलग कंपनियों के अंदर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, निवेश किया होता है, वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं दोस्तों, जिसके कारण बुरी स्थिति में अडानी ग्रुप पहुंच जाता है। और इसके बाद तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं दोस्तों। इसके बावजूद अडानी ग्रुप का उस तरीके से पुराना बिजनेस वापस नहीं लौट पाता, यानी सुधार थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, पुरानी स्थिति में नहीं आ पाते। ऐसे में दोस्तों मार्च 2025 के अंदर एक बड़ी प्लानिंग तैयार की जाती है और वॉशिंगटन पोस्ट में बताया गया कि मई 2025 आते आते सरकारी अधिकारियों ने मई 2025 में एलआईसी यानी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जो भारत सरकार के स्वामित्व और वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, उस एलआईसी कंपनी से तकरीबन 33,000 करोड़ अडानी समूह की कंपनी में निवेश करने के लिए योजना ड्राफ्ट बनाया और उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया दोस्तों। यानी पहले योजना बनाई गई और तेजी से योजना को लागू करने यानी 33,000 करोड़ रुपए एलआईसी से अडानी ग्रुप तक पहुंचाने की पूरी योजना तैयार की गई दोस्तों। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में और बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया जाता है कि इस योजना से लगभग 33,000 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और लगभग 507 मिलियन इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर सुझाव बताया गया था। यानी एकदम सरल भाषा में बोले दोस्तों तो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे जो एलआईसी में लोग लगाते हैं सरकारी कंपनी समझकर, उन पैसों को उठाकर अडानी कंपनी की ओर शिफ्ट करने की एक योजना चल रही थी दोस्तों। इस पूरे मामले पर बताया गया कि इस योजना में सरकार की ओर से भी दखल दिया गया था और योजना को आगे बढ़ाया गया। हालांकि बाद में इस आइडिया को ड्राफ्ट को लागू क्यों नहीं किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। लेकिन 30 मई 2025 को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी यानी एपीएसईजी नाम की अडानी पोर्ट्स की कंपनी में 15 वर्षीय एनसीडी के तहत 5,000 करोड़ रुपए जुटाए गए और 7.75% कूपन पर पूरा इश्यू एलआईसी ने सब्सक्राइब किया। यानी जो एनसीडी अडानी पोर्ट्स की ओर से जारी किया गया था दोस्तों, उसमें 5,000 करोड़ रुपए निवेश करके एलआईसी ने सारे कूपन प्राप्त कर लिए हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी है। लेकिन एलआईसी के 33,000 करोड़ को लेकर सरकार के दखल के मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एलआईसी की ओर से कहा गया कि अडानी की कंपनी को बचाने के लिए कोई पेपर तैयार नहीं किया गया था और सरकार की ओर से भी कोई दखल नहीं दिया गया था। यह नहीं कहा गया था कि अडानी को बचाने के लिए पैसा लगाइए और जितने भी निवेश के फैसले होते हैं वो एलआईसी में बैठे बोर्ड में बैठे लोग तय करते हैं। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता, तीसरे व्यक्ति का दखल नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, उस मामले पर और ज्यादा बीजेपी अब कटघरे में है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों के खाते में सीधा पैसा भेजने की जो योजना जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोला जाता है कि असली लाभार्थी भारत की आम जनता नहीं है बल्कि मोदी के परम मित्र हैं। क्या एक आम सैलरीड यानी तनख्वाह पर काम करने वाला मिडिल क्लास व्यक्ति जो पैसे जोड़ जोड़कर पाई जोड़कर एलआईसी का प्रीमियम भरता है, उसे ये भी मालूम है कि मोदी उसकी ये जमा पूंजी अडानी को बचाने के लिए लगा रही है? ये सवाल पूछा गया। दूसरा वो कहते हैं कि क्या ये लोगों के साथ में विश्वासघात नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? आगे वो
वो कहते हैं कि ये लूट रही है क्या, ये सवाल पूछते हुए आगे कहते हैं कि क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनी में लगा है और मई 2025 में 33,000 करोड़ को लगाने का प्लान था, उस पर मोदी सरकार कोई जवाब देगी। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इससे पहले भी 2023 में अडानी के शेयर्स में 32% की गिरावट के बावजूद LIC और SBI ने 525 करोड़ अडानी FPO में क्यों लगवाया था। अपने परम मित्र की जेब भरने में मशगूल नरेंद्र मोदी जी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारक की गाढ़ी कमाई क्यों लूट रहे हैं। ये सिंपल सा सवाल पूछा गया है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह मामला काफी बड़ा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग LIC में पैसा लगाते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पर LIC की जो प्रतिक्रिया है उस पर भी आपकी क्या राय है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी को एक बार फिर से एक्सपोज किया राहुल गांधी ने। दरअसल हुआ ये कि बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी वालों ने दावा किया कि क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में लोग बिहार जाएंगे, चुनाव भी है और त्योहार भी आ रहे हैं और इसीलिए बिहार के लिए कई सारी गाड़ियां चलाई जाएगी। कहीं तो दावा कर दिया गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में प्रचार से पहले बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा के लिए अलग अलग क्षेत्रों से बिहार जाते हैं। बिहार जाने वाली ट्रेन में ठसाठस भरे हुए लोग नजर आते हैं। टिकट मिलना असंभव हो चुका है और सफर अमानवीय हो गया है। क्यों हालात हर साल बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर है। अगर राज्य में रोजगार मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। रेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देश भर के अंदर 12,000 के आसपास स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की थी। अब 11,865 ट्रिप यानी 916 ट्रेन नोटिफाइड की गई है, जिसमें 9,338 रिजर्व्ड और 2,203 अनरिजर्व्ड ट्रिप रखी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ट्रिप गिन रहे हैं बीजेपी सरकार के लोग, वो ऐसे गिन रहे हैं कि अगर कोई ट्रेन 2 या 3 राज्य से निकलकर जाती है, अगर 4 राज्य से कोई ट्रेन गई तो उसको 4 ट्रेन काउंट कर लिया जाता है और इसी तरीके से 12,000 का नंबर पूरा किया जा रहा है। ये भी एक गंभीर मामला है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ट्रेन के हालात को लेकर लगातार तस्वीरें आ रही है जिसमें दयनीय स्थिति दिखाई देती है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों का, युवाओं का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उनकी सरकार ने इंटरनेट का डेटा सस्ता कर दिया, जिसके कारण लोग रील बना रहे हैं और युवा रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी का एक बयान शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि अंबानी अडानी का बेटा 24 घंटे रील नहीं देखता है, वो कुछ काम करता है और अपने बारे में सोचता है, जबकि हमारे देश के लोगों को रील पर लगा दिया गया है। वो दिन रात रील देखते रहते हैं और अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने युवाओं से रील की जगह पर असली मुद्दों के लिए संघर्ष करने को बोला था। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोगों को यह बोलना कि इंटरनेट सस्ता कर दिया है, आप लोग रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं और इसका सबक उनको सिखाया जाएगा बिहार के चुनाव में। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी का यह बयान पूरी बीजेपी और एनडीए गठबंधन के हार का सबसे बड़ा कारण बनेगी तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बीते दिन सुबह सुबह फोन आता है कांग्रेस पार्टी के नेता और बिहार में काफी प्रसिद्ध नेता पप्पू यादव को। दोस्तों पप्पू यादव को फोन आता है प्रियंका गांधी का और वो कहती है कि मैं सीमांचल क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए आ रही हूं। ये जानकारी एक सभा के दौरान पप्पू यादव ने दी है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि प्रियंका गांधी इस बार सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचार करेंगी और इसकी तैयारी अपने स्तर पर हो चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब जनता दल यूनाइटेड ने अपने एक से बढ़कर एक सूरमाओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, जिनका काम है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भाजपा वालों के मुंह से यह बात निकले कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति ये बोल नहीं रहा कि हम लोग नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ भी सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता केवल एक ही बात बोलता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने शिंदे के साथ क्या किया था। शिंदे को भी ऐसे ही मीठी गोलियां दी गई थी दोस्तों और कहा गया था कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। शिंदे को लगा कि नेतृत्व का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शिंदे भी इसी गफलत में रह गए दोस्तों। बाद में पता चला कि भाजपा की सबसे ज्यादा सीटें आई है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पोस्ट पर पहुंच गए दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस के बाद जब बात आई कि गृह मंत्री कौन बनेगा तो गृह मंत्रालय का पोस्ट भी शिंदे से लेकर सीएम ने अपने पास रख ली और उसके बाद शिंदे एक केवल छोटे से मंत्री बनकर रह गए। उनके नाम के आगे केवल उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और यह बात जनता दल यूनाइटेड वालों को पता है दोस्तों। इसीलिए जेडीयू वाले उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके और संजय झा को आगे
एक एक करके बुलवाया जा रहा है। दोस्तों एक ही मंच पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। सेम बात रिपीट करते हैं संजय झा और कहते हैं नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। इससे पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट के तहत अब जनता दल यूनाइटेड और उसके सहयोगी काम करने लगे हैं ताकि बीजेपी पर दबाव इसी तरीके से बरकरार रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुलकर ये नहीं बोल रही कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे। बार बार बीजेपी के लोग केवल एक शब्द यूज करते हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, दो शब्द जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के भभुआ विधानसभा क्षेत्र के कटरा गांव के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक भरत बिंद प्रचार करने के लिए पहुंचे तो हंगामा हो गया। भभुआ के विधायक रहे बीजेपी के उम्मीदवार भरत बिंद जब विधानसभा क्षेत्र कटरा गांव में पहुंचे तो प्रचार करने के लिए, तो ग्रामीणों ने उनको गांव के दरवाजे पर रोक लिया और प्रचार करने से रोकते हुए कहा कि आपको गाँव के अंदर नो एंट्री है, यानी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और आगे कहा गया कि भरत बिंद जी आप हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, आप एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आए और अब आप आए हैं प्रचार करने के लिए, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी की ओर से मीडिया से बात करते हुए कहा जाता है कि हम तो 20 बार यहां पर आए हैं, यानी जनता को ही झूठा बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनको भी बता दिया गया कि आपको अंदर एंट्री मिलेगी नहीं और एंट्री मिली भी नहीं, वापस लौट ही जाना पड़ा। साथ साथ बीजेपी ने पूरे बिहार के अंदर एक प्रचार रथ चला रखा है। दोस्तों प्रचार रथ पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त है और बुजुर्ग दिव्यांग की पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण दिया गया है। 10 लाख जीविका समूह का गठन करके 1 करोड़ प्लस जीविका दीदी इससे जुड़ी है। हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। यानी ये प्रचार का पूरा एक सिस्टम है बीजेपी वालों का। दोस्तों लेकिन मीडिया वाले प्रचार गाड़ी के सामने खड़े बिहार के एक व्यक्ति से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं कोई रोजगार नहीं है, ये सारी बातें फिजूल की बातें लिखी हुई है, हवा हवाई बातें हैं, इनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। यानी दोस्तों सामने से बीजेपी के प्रचार रथ के सामने बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे वीडियो देखने को मिलते हैं जहां पर बिहार के अंदर लोग जब जमीनी हकीकत बताते हैं तो भाजपा के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मामलों को लेकर होगा दोस्तों तो सीमांचल क्षेत्र में वक्फ कानून के खिलाफ लोगों के विरोध का होगा। यानी वक्फ संशोधन कानून जो लेकर आया गया था उसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग इस बार फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए वोट डालेंगे। दोस्तों ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी नेता कारी शोएब की ओर से कहा गया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो फिर तेजस्वी यादव वक्फ कानून को यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। यानी जो वक्फ का संशोधन कानून है उसको यहाँ लागू नहीं होने देंगे। बिहार में बीजेपी सरकार के कानून को रोका जाएगा। उनके इस ऐलान के बाद अब बीजेपी के लोग प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि तुष्टिकरण किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि अगर वो सही कानून लेकर आए हैं वह कानून, तो उस पर कोर्ट ने क्यों ऐसा एक्शन लिया और कई सारे प्रावधानों को हटा दिया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस बदनीयती के साथ में वक्फ संशोधन कानून लेकर आया गया है उसको आज नहीं तो कल कोर्ट नहीं तो आम जनता ही डस्टबिन में फेंकेगी। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। कोर्ट ने पहले ही कई सारे ऐसे नियम बदल दिए हैं जिससे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है कानून, लेकिन जो बचे हुए प्रावधान है उसको लेकर लगातार संघर्ष जारी है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे आगे अब नजर आएंगे इमरान प्रतापगढ़ी दोस्तों, क्योंकि उनकी आज से सभा होने जा रही है। आज वो 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर पहले बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर पहुंचेगा जहां पर गरीबदास के समर्थन में रैली करेंगे। फिर नालंदा विधानसभा में छोटे मुखिया जी के पक्ष में सभा होगी दोस्तों। इसके बाद बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में उमेर खान जी के पक्ष में 3 बजे उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा दोस्तों। तो प्रचार के लिए और तेजी से काम कर रहे हैं कई सारे कांग्रेस के नेता। पप्पू यादव ने पहले ही मोर्चा संभाल रखा है। कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जिताने की जिम्मेदारी उनकी है और अब इमरान प्रतापगढ़ी भी मैदान में है दोस्तों। ये दोनों नेता अपने अपने तरीके से कांग्रेस के प्रचार को जोर शोर से करने जा रहे हैं। साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की हरकतों को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर कठिन सवाल पूछने शुरू किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा छठ पूजा को लेकर यमुना की सफाई के भाजपा के दावे की फैक्ट चेक करने की जगह अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेता को ट्रोल किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जैसे जो पुराना कपड़ा वो पहनते थे उस तरीके से पहनकर एक व्यक्ति को बुलाया गया और यमुना घाट के पास लाकर केजरीवाल की जमकर बुराई की जा रही है। यानी केजरीवाल ना तो सत्ता में है दोस्तों दिल्ली में, और वैसे भी आजकल वो पंजाब में ही रहते हैं, तो फिर दूर दूर तक केजरीवाल का इस मामले से जोड़कर कोई शो बनाना ही अपने आप में इस बात के संकेत दे रहा है कि ये शो हो नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं। इस पर नरेंद्र नाथ मिश्रा जो एक वरिष्ठ पत्रकार है वो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम चैनल पर कवरेज और टीवी वाले हैरान होते हैं कि क्यों विपक्षी दल इनसे नाराज रहते हैं। राजनीतिक दल के तमाम नेता भी विरोध में एक दूसरे को इस स्तर पर जाकर टारगेट नहीं करते जैसा टीवी चैनल वाले विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करते हैं। यानी सोचिए अरविंद केजरीवाल जो अब दिल्ली के चुनाव में दूर दूर तक नहीं है दोस्तों, 5 साल बाद
दिल्ली के चुनाव होंगे उनको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, यमुना घाट पर ले जाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ बीजेपी को दिल्ली में एक्सपोज करते हुए सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ी जानकारी दी। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उस इलाके में पहुंचकर रिपोर्टिंग की दोस्तों, जहां पर बताया गया है कि ज्यादातर AQI नापने वाले सेंसर लगाए गए हैं, यानी पूरे दिल्ली का एयर क्वालिटी क्या है, वायु की गुणवत्ता क्या है, कहां पर पॉल्यूशन है, कहां पॉल्यूशन नहीं है, ये जांचने के लिए सेंसर लगाए जाते हैं। कई सारे ऐसी जगह है जहां पर ये सेंसर लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक सेंसर ISBT आनंद विहार में लगाया गया था दोस्तों, और वहां पर आसपास में प्रदूषण कम करने के लिए पानी लाकर छिड़काव किया जाता। 2-3 घंटे तक केवल उसी एरिया में छिड़काव किया जाता ताकि उस एरिया में कम से कम प्रदूषण कम हो जाए, और जितना प्रदूषण कम हो जाएगा उतना सेंसर में कम बताएगा, और इससे लगेगा कि पूरी दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं है। यानी एक तरीके से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा था। सौरभ भारद्वाज की ओर से एक्सपोज करते हुए जानकारियां दी गई है। साथ साथ दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बिहार में अब एनडीए गठबंधन ने बता दिया है कि वो किसके साथ जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार एनडीए ने सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा सीट पर निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले अंकित कुमार को अपना समर्थन दिया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि LJP-R के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था और इस सीट पर एनडीए गठबंधन कोई उम्मीदवार नहीं बचा, तो अब निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए वाले सपोर्ट कर रहे हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने शनिवार को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ में राजस्थान के अजमेर के स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जियारत की है दोस्तों, और इस दौरान उनके साथ में उनके बेटे भी मौजूद थे और समर्थक भी मौजूद थे। आजम खान ने दरगाह में मजार पर चादर पेश करते हुए अकीदत के फूल पेश किए दोस्तों, और जेल से रिहाई और पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए जाने के बाद अजमेर पहुंचे आजम खान ने ख्वाजा साहब की दरगाह में शुक्राना अदा किया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें रूहानी ताकत मिली है, मुसीबतें कम हुई है लेकिन चुनौतियां अभी बरकरार है। आजम खान ने कहा कि मुझे बहुत सताया गया, झूठे आरोपों में फंसाया गया, लेकिन सबकी दुआओं से सुकून और इंसाफ मिला है, यही कारण है कि दरगाह में हाजिरी देने पहुंचा हूं। साथ साथ दोस्तों, गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की तैयारियां और तेज हो गई है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार राहुल गांधी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात में हर क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिला अध्यक्षों से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में जानकारी लेंगे और जिला अध्यक्षों के घर में ही भोजन करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। इसकी शुरुआत कहां से होगी, किस तरह विधानसभा के सीटों को कवर किया जाएगा, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन राहुल ने पहले ही कहा था कि वो पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद उन जिला अध्यक्षों के साथ में कनेक्शन बनाया जाएगा, उनके साथ उठना बैठना होगा, उनके घर पर जाएंगे और बातचीत करेंगे, विचारधारा के प्रति उनके समर्पण के बारे में जानेंगे और एक तरीके से पार्टी को आगे रखेंगे। जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में संगठन का विस्तार होगा और आगे और भी कई सारे कदम उठाए जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अब 2027 के गुजरात चुनाव के लिए फुल फ्लैश कैंपेन के मोड में है दोस्तों। राहुल गांधी खुद से गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक बड़े जीत को सुनिश्चित करने में जुटे पड़े हैं। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू और कश्मीर के अंदर राज्यसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को डील लेकर कहा कि बीजेपी की तरफ से हम लोगों को डील दिया गया था, यानी हमारे साथ में सांठगांठ करने की बातें चल रही थी, हमने उसे अस्वीकार कर दिया। यानी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि उनको 3 सीटें चाहिए राज्यसभा की, लेकिन एनसी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उनको बार बार प्रस्ताव भाजपा वाले भेजते हैं, लेकिन हर बार प्रस्ताव को ठुकराकर साफ तौर पर बोला गया है कि बीजेपी के साथ समझौते का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। सर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें असम के चाय बागान में बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग काम करते हैं दोस्तों, जिनको टी ट्राइब कहा जाता है, जो वर्षों से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें मोदी सरकार ने एसटी में शामिल नहीं किया, जबकि मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी आरएसएस द्वारा ऐसी जातियों को एसटी में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है जो कभी आदिवासी रही ही नहीं, जिनका उद्देश्य केवल सरकारी नौकरियों और संस्थानों पर कब्जा जमाना है। ऐसे में दो तरीके के आर्गुमेंट है दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि ये समुदाय काफी पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इनको एसटी स्टेटस दे देना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि अभी जो वर्तमान में जिन लोगों के पास एसटी स्टेटस है उन लोगों की स्थिति भी खराब है, इसीलिए अलग से लोगों को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों इस मुद्दे पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि 2026 के चुनाव के मद्देनजर अब आदिवासी समाज के तौर पर अपने आप को पहचान दिलाने के लिए अलग अलग समुदाय मैदान में उतरे हुए हैं, जिसके कारण बीजेपी वाले बैकफुट पर है दोस्तों। ये सारे समाज बता रहे हैं कि इनसे बीजेपी ने वादा किया था और बाद में मुकर गए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मऊ से चौंकाने वाली
खबर सामने आई है। यहाँ पर शुक्रवार को एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित महिला मोर्चा के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित न किए जाने के कारण नाराज पूर्व जिला के अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष में तू मैं हो गई। दोस्तों वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी संगठन के बीच में तकरार अब खुलकर सबके सामने आ गई है, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री अपने लोगों के साथ में 64 प्रत्याशी को मैदान में उतारकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खबर यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओपी राजभर की पार्टी ने फैसला लिया है कि वो बीजेपी के द्वारा भाव नहीं दिए जाने के बाद अब तय कर रहे हैं कि खुद से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाए। खुद के उम्मीदवार उतारेंगे तो प्रचार भी करना पड़ेगा और इसीलिए प्रचार को भी वो तैयार हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या वो अपनी सरकार को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जब वोट मांगेंगे तो बिहार में है तो एनडीए गठबंधन की सरकार, जब बोलेंगे तो उनको अपनी सरकार की आलोचना करनी पड़ेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार के भी कामकाज को कहीं ना कहीं उन्हें कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेशक वो मंत्री है लेकिन है तो बीजेपी की सरकार। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या उनके चुनाव प्रचार से कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि ओपी राजभर के कारण कुछ समुदाय के लोग जरूर ये समझेंगे कि ओपी राजभर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर राजभर समाज से बीजेपी ने धोखा किया है तो उत्तर प्रदेश में जो धोखा है बिहार में भी वही धोखा होगा। इसीलिए हो सकता है कि राजभर समाज बीजेपी के खिलाफ वोट कर दे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।